वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ सी क्लैम्प और उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल डिज़ाइन प्रोसीजर है। सिंपली यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। देन सिंपली यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेस का यूज़ करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक तो रेक्टेंगुलर सेक्शन आपका होगा, नहीं तो आपका सर्कुलर सेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे आपने सी क्लैम्प कहाँ पे देखा होगा, तो वर्कशॉप में हम लोग वहाँ पे जॉब फिक्स करने के लिए सी क्लैम्प का यूज़ करते हैं। नहीं तो आपका जो हेक्सा का फ्रेम होता है, जिसे हेक्सा जो यूज़ करते हैं हम लोग कटिंग करने के लिए, उसका भी फ्रेम कैसे होता है, सी शेप जैसा ही उसका फ्रेम होता है। तो हेक्सा डिज़ाइन करने के लिए भी हम लोग ये सेम प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, और ऑफसेट लिंक के लिए भी हम लोग यही सेम प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। तो इसमें से मतलब सी क्लैम्प, हेक्सा, नहीं तो ऑफसेट लिंक, इन तीनों में से 100% आपका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा 4 to 6 मार्क्स के लिए। ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी, उसे ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आपको MSBT का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन एंड सब्जेक्ट का फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी यहाँ पे डिज़ाइन प्रोसीजर भी स्टडी करेंगे और 2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे सी क्लैम्प यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो यहाँ पे प्रोसीजर स्टडी करते टाइम रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन दोनों को ही कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो फ्रेम का जो डिज़ाइन है वो रेक्टेंगुलर है यहाँ पे। तो इसे हम लोग विड्थ कहते हैं, इसे हम लोग थिकनेस कहते हैं। आपका एक्स एक्सिस है, या आपका वाई एक्सिस है। और डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब क्या, एग्जैक्टली लोड आपका सेंटर में एक्ट होता है। और बेंडिंग स्ट्रेस मतलब क्या, लोड आपका ऑफसेट एक्ट होता है, थोड़ा साइड में एक्ट होता है। तो ऑलरेडी डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस का कंसेप्ट आपने 100 में स्टडी किया है। अगर आपको फिर से कंसेप्ट स्टडी करना है या उसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। और ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, तो आप वीडियो भी देख सकते हो। 100 में ऑलरेडी आप सर्च करोगे सिंपली 100 में डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में पता चलेगा व्हाट इज डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस का आपका फॉर्मूला है सिग्मा ओ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फर्स्ट हमारा प्रोसीजर है, देखिए आपका ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसका विड्थ है, ये थिकनेस है। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग क्लैंपिंग फोर्स एक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका व्हील होता है तो इसे बोलते हैं क्लैंपिंग फोर्स, और पी फोर्स नहीं तो लोड। ये आपका इसेंट्रिसिटी है, आपका ऑफसेट है। देखिए फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ओ, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो एरिया आपका आएगा विड्थ इंटू थिकनेस, बी इंटू टी। अगर आपका सर्कुलर सेक्शन है तो आपका एरिया आएगा π/4 डायमीटर का स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। देन सेकंड स्टेप बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का आपका फॉर्मूला है सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड। तो एम आपका होता है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड। देखिए एम अपॉन जेड कंसिडर करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एम क्या हुआ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या हुआ, पी इंटू ई। आपका फोर्स और लोड, और ई मतलब इसेंट्रिसिटी। अगर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, देखिए यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन में जेड मतलब क्या, सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस। तो यहाँ पे आपके 2 सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस है फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, जेड एक्स एंड जेड वाई वाई। देखिए लोड किसको पैरेलल है, ये जो लोड है आपके वाई वाई लाइन को पैरेलल है। तो यहाँ पे हम जो कंसिडर करेंगे जेड और जेड वाई वाई रहेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लिखा है फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, जेड इज इक्वल टू 1/6 इंटू थिकनेस इंटू विड्थ का स्क्वायर, इंटू विड्थ का स्क्वायर। आपका सर्कुलर सेक्शन रहेगा तो आपका जेड का फॉर्मूला है π/32 इंटू डी क्यूब। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करो, जेड का वैल्यू फाइंड आउट करो, और दोनों वैल्यू बेंडिंग मोमेंट और जेड का वैल्यू अगर सिग्मा बी में पुट करोगे तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। देन आपको डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस, सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू, अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस दिया है तो दोनों का एडिशन करेंगे। अगर आपको मिनिमम स्ट्रेस दिया है तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। तो सिंपल देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट किया है, डायरेक्ट स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, बेंडिंग स्ट्रेस एम अपॉन जेड, देन मैक्सिमम स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। तीनों स्टेप आपको ध्यान में रखना है।
देन सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस Z1/60 इंटू बी स्क्वायर और Z फॉर सर्कुलर सेक्शन π/32 इंटू DQ। ये आपका सिंपल डिज़ाइन प्रोसीजर है। मोस्टली डिज़ाइन प्रोसीजर तो एग्जाम में नहीं आएगा, एक न्यूमेरिकल आपका सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। इस समर 14 और विंटर 15 के एग्जाम में आया है, तो नंबर ऑफ टाइम ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आया है। यहाँ पे एक ऐसा सिमिलर न्यूमेरिकल एग्जाम में आया है, नहीं तो थोड़ा चेंजेस किए उन्होंने, डिज़ाइन में थोड़े से चेंजेस किए। यहाँ पे लोड थोड़ा चेंजेस किया है, रेशियो थोड़ा चेंजेस किया है, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पे एक एजम्पशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपको रेशियो नहीं दिया है विड्थ और थिकनेस का, विड्थ और थिकनेस का अगर आपको रेशियो नहीं दिया है तो सिंपली आपको एज्यूम करना है विड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस। आप 2 टाइम्स भी ले सकते हो, 3 टाइम्स भी ले सकते हो, 4 टाइम्स भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मली आपको कितना लेना है, विड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस। ये ध्यान में रखिए। यही सेम प्रोसीजर अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन देखिए, यही पे अपडेट करता हूँ क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, तो यहाँ पे हमें गिवन डेटा क्या क्या दिया है उन्होंने, सबसे पहले वो देख लेते हैं गिवन डेटा उन्होंने क्या दिया है। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, देखिए क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, तो गिवन डेटा देखिए उन्हें गिवन हमें क्या क्या दिया है। यहाँ पे सबसे पहले वो गिवन डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे डिजाइन ए सी क्लैम्प फ्रेम फॉर अ टोटल लोड। देखिए लोड का वैल्यू, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 20 किलो न्यूटन, मतलब 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कितना है, 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्रेम इज, ये क्रॉस सेक्शन एरिया C/S किया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्रेम इज रेक्टेंगुलर एंड विड्थ टू थिकनेस रेशियो इज 2। देखिए यहाँ पे हमें विड्थ टू थिकनेस रेशियो, विड्थ टू थिकनेस रेशियो दिया है 2 टाइम्स, रेशियो इज 2, मतलब विड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस। द डिस्टेंस बिटवीन द लोड लाइन एंड न्यूट्रल एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली आपको डायग्राम दिया होता है, कभी कभी डायग्राम आपको नहीं दिया होता है। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द लोड लाइन, देखिए आपका लोड है उसे हम तो लोड लाइन बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द लोड लाइन एंड द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन। देखिए आपका डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल लाइन और न्यूट्रल एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसे कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 120 mm। मतलब ई का वैल्यू, हमारा ई का वैल्यू कितना है, ई इज इक्वल टू 120 mm। ई का आपका वैल्यू कितना है, 120 mm। एंड गैप बिटवीन द 2 फोर्सेस इज 180 mm। देखिए दोनों फोर्सेस का गैप कितना है, यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस है उनका गैप कितना है, 180 mm। वैसे भी ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए 180 mm, इसका यूज़ हमें कहीं पे भी नहीं करना है, लेकिन उन्होंने दिया है। द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर द कास्ट स्टील इज, यहाँ पे जो मटेरियल उन्होंने यूज़ किया है वो कास्ट स्टील यूज़ किया है। द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर द कास्ट स्टील इज 100 Nm²। मतलब यहाँ पे हमें सिग्मा मैक्सिमम का वैल्यू दिया है, उन्हें मेंशन नहीं किया लेकिन वो वैल्यू वही होता है। द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर द कास्ट स्टील इज 100 Nm², 100 Nm²। देखिए यहाँ पे टू फाइंड हमें क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे अच्छी तरह लिखना है। यहाँ पे थोड़ा मैं यही पे एडजस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है, टू फाइंड में क्या लिखना है, डिजाइन ऑफ सी क्लैम्प। तो यहाँ पे लिखता हूँ फिलहाल मैं, टू फाइंड डिजाइन ऑफ सी क्लैम्प, डिजाइन ऑफ सी क्लैम्प। देखिए अभी स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। सेम आपको डायग्राम रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस का हमारा फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो उन्होंने बोला है डिज़ाइन करो, मतलब यहाँ पे हमें विड्थ और थिकनेस को फाइंड आउट करना है। विड्थ और थिकनेस हमारा कितना होगा, ये रेशियो दिया है, मतलब विड्थ और थिकनेस हमारा कितना होगा फाइंड आउट करना है। देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है। देखिए हमारा सेक्शन कौन सा है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे।
एकदम सिंपल है न्यूमेरिकल। सिंपली यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन एरिया इज इक्वल टू बी इंटू टी। यहाँ पे हमें जो कंडीशन दिया है, देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें सेम रेशियो दिया है, बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी। देखिए एरिया ए इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 2t, टी आपका वैसे का वैसा। देखिए बी का वैल्यू कितना है 2t, हमें जो कंसीडर किया है वो यहाँ पे उन्होंने न्यूमेरिकल में दिया है वो। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको 2t लेना है, अगर दिया रहेगा तो 2t भी ले सकते हो, 3t भी 4t भी ले सकते हो, अगर दिया होगा वो यूज़ करना है। तो एरिया का वैल्यू आपका किया 2t इंटू टी, तो एरिया ए इज इक्वल टू 2t, टी इंटू टी क्या होगा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2t स्क्वायर। तो सिंपली वैल्यू यही यहाँ पे पुट करता हूँ। डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे पी का वैल्यू है हमारा 20 इंटू 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2t स्क्वायर, डिवाइड बाय 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का आपका वैल्यू आएगा, देखिए 10/2 कितना होगा, सॉरी 20/2 कितना होगा 10, तो 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय टी स्क्वायर, आपका हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू। देखिए आपका हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू। देन यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड यहाँ पे यूज करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सर्कुलर सेक्शन को इरेज कर देता हूँ। देखिए एकदम सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एम का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट का आपका सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या है पी इंटू ई। देखिए एम इज इक्वल टू आपका पी का वैल्यू कितना होगा, ऑलरेडी आपको पी का वैल्यू उन्होंने दिया है। बेंडिंग मोमेंट एम इज इक्वल टू पी का लोड का वैल्यू कितना है 20 इंटू 10⁻³, ई का वैल्यू इसेंट्रिसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 120। तो आपका बेंडिंग मोमेंट एम का वैल्यू आ रहा है 20 इंटू 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ इंटू 120। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। m का वैल्यू आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। देन सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस, सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस z इज इक्वल टू 1/6 इंटू टी इंटू बी स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 1/6 इंटू टी इंटू, देखिए b का वैल्यू क्या है विड्थ का 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, तो यहाँ पे क्या होगा 2t उसका स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 1/6 इंटू टी, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू टी स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पे t का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे t का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे t इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा t³, वैल्यू कितना होगा t³, t इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा t³। देन 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4/6 का आपका वैल्यू आएगा 0.666 आ रहा है, तो यहाँ पे 4/6 भी रख सकता हूँ, तो 0.666 t³ बराबर। 4/6 का वैल्यू आया है 0.666, देन t इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू t³। तो ये हो गया आपका z का वैल्यू, हो गया आपका z का वैल्यू। देन दोनों वैल्यू आपके बेंडिंग स्ट्रेस में पुट करेंगे। सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड, एम का वैल्यू कितना है 2.4
इंटू 10⁶ डिवाइड बाय z का वैल्यू 0.666 t³। बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, देखिए 2.4 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 0.666 करेंगे। 2.4 इंटू 10⁶ 2.4 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 0.666, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 3.60 इंटू 10⁶, 3.60 इंटू 10⁶, और डिवाइड में आपका t³ वैसे का वैसा, डिवाइड में आपका t³ वैसे का वैसा। देखिए यहाँ पे हो गया आपका डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। देन सिंपली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। तो सिग्मा मैक्सिमम का वैल्यू हमारा कितना है 100 इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या था 20/2 कितना यार 10 इंटू 10⁻³ और t² आपका वैसे का वैसा। तो यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय t² प्लस बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू 3.60 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय t³। तो देखिए यहाँ पे एक तो सिंपली आप कैल्सी में भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे एलसीएम आपको सेम करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना आना चाहिए। सिंपली यही इक्वेशन डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व करना आना चाहिए। तो नहीं आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मुझे लगता है आप 3rd ईयर में आ चुके हो तो ऑलरेडी आपको आता होगा। नहीं आ रहा होगा तो वो भी कमेंट में बता दीजिए, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे हमें बेस सेम करना होगा। बेस सेम में देखिए यहाँ पे t³ है या t² है, और यहाँ पे मैं t से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर t से मल्टीप्लाई किया तो t² t क्या होगा t³ होगा। लेकिन यहाँ पे अगर t से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका प्रॉब्लम का मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ t को तो यहाँ पे भी मुझे t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी t गेट कैंसिल। तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं तो t² इंटू t क्या होगा t³ आपका सेम हो गया, और न्यूमरेटर में 10 इंटू 10⁻³ t ऐसे आ गया। ऐसे भी दिन यहाँ पे t³ को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में देखता हूँ आंसर क्या आ रहा है। सेम ऐसे ही सेम डायरेक्टली पुट करता हूँ, क्या शिफ्ट सॉल्व का यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है 100 अल्फ़ा इज इक्वल टू, जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो भी आपने फॉलो किया तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अल्फ़ा देखिए 100 अल्फ़ा इज इक्वल टू, मतलब आपको सॉल्व का बटन ये वाला बटन प्रेस करना है। देन ब्रैकेट में ब्रैकेट लेता हूँ यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, देखिए 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय t²। तो t² है तो t के बदले आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं a यूज़ करता हूँ, अल्फ़ा a उसका स्क्वायर प्लस अगेन ब्रैकेट में 3.60 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय अल्फ़ा a उसका क्यूब। तो शिफ्ट सॉल्व देखिए यहाँ पे आपका थिकनेस का आंसर आ रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है। देखिए यहाँ पे वैल्यू आया है, देखिए यहाँ पे वैल्यू आया है कैल्शियम में, शायद आपको वहाँ से दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आया है 34.028 34.028। यहाँ पे आपका टी का वैल्यू आया है 34.028, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 35 mm। देखिए यहाँ पे आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट यूज़ किए हैं, मतलब यहाँ पे 3.60 मैंने यूज़ किया। अगर आपने इसके आगे वाला यूनिट यूज़ किया रहेगा तो और आपका आंसर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो डिपेंड यहाँ पे। तो आपका थिकनेस का वैल्यू देखिए यहाँ पे आपका थिकनेस का वैल्यू कितना आया, t इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे राउंड फिगर किया 34.028 को, ऑलमोस्ट 34 ही आंसर है, थोड़ा सा आगे 0.28 उसे राउंड फिगर किया 35।
तो यहाँ पे आपका थिकनेस का आंसर है T इज इक्वल टू 35 mm, T इज इक्वल टू 35 mm। और B का वैल्यू B इज इक्वल टू, हमें रेशियो दिया है 2 टाइम्स ऑफ T, तो 2 इंटू 35, तो यहाँ पे आपका B का आंसर है 35 इंटू 2 70 mm, 70 mm। देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल है, ऐसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो उन्होंने बोला था डिजाइन अ सी क्लैम्प, तो यहाँ पे हमने थिकनेस भी फाइंड आउट की और विड्थ कितनी है 70 mm। एकदम सिंपल है, ऐसे सेम न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपका ये हो गया फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल। यहाँ पे हमने जो रेक्टेंगुलर सेक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व किया। जो सेकंड वाला न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया है वो समर 12 और समर 18 के एग्ज़ाम में आया है। तो इस न्यूमेरिकल में उन्हें सर्कुलर सेक्शन दिया है, तो उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सर्कुलर सेक्शन का। तो एकदम सिंपल है वो भी, उसे भी। देन सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल भी एकदम सिंपल है, सिंपली वही स्टेप आपको फॉलो करने और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखिए समर 12 और समर 18 के एग्जाम में आया है। द स्पिंडल ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन ड्यूरिंग द ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे लोड का वैल्यू कितना है, P इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। देन डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ सॉलिड कास्ट आयरन कॉलम इफ ऑफ द मशीन इफ टेंसाइल स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 40 न्यूटन पर mm²। देखिए यहाँ पे टू फाइंड करने के लिए क्या बोला है, डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, डायमीटर D। और सिग्मा मैक्सिमम का वैल्यू कितना दिया है 40 न्यूटन पर mm²। द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ स्पिंडल, देखिए डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ स्पिंडल एंड एक्सिस ऑफ कॉलम इज 330 mm, मतलब E का वैल्यू कितना है 330 mm। ऑल्सो फाइंड डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस भी फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन एकदम सिंपल है। देखिए जब सोल्यूशन आप स्टार्ट करोगे तो सिंपली ये डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, फास्ट एकदम डायग्राम ड्रॉ करें, देन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो फिर से डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा O इज इक्वल टू P अपॉन A। तो यहाँ पे देखिए लोड का वैल्यू कितना है, यहाँ पे लोड का वैल्यू है 10 इंटू 10⁻³ हमारा सेक्शन कौन सा है, सर्कुलर सेक्शन है। तो यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर देता हूँ फॉर सर्कुलर सेक्शन। यहाँ पे सेक्शन कौन सा है आपका, सर्कुलर सेक्शन। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, π/4 इंटू D²। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का आपका वैल्यू आ रहा है, देखिए यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय π/4 डिवाइड बाय π/4। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 12.73 इंटू 10⁻³ 12.73 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय D² आपका वैसे का वैसा, ये D² आपका वैसे का वैसा। देन नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। सेकंड स्टेप बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा B इज इक्वल टू M अपॉन Z। M में सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बेंडिंग मोमेंट। M इज इक्वल टू P इंटू E। P इंटू लोड का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 10 इंटू 10⁻³ E का वैल्यू 330। देखिए यहाँ पे आपका M का आंसर आएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू E का वैल्यू 330, तो 3.3 इंटू 10⁻⁶, 3.3 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। 3.3 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो यहाँ पे आपका M का वैल्यू हो गया। देन Z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर सर्कुलर सेक्शन। Z का वैल्यू क्या होता है, π/32 इंटू D³।
तो सिग्मा बी एम का वैल्यू कितना है 3.3 इंटू 10⁻⁶। देखिए डायमीटर का वैल्यू हमारा अननोन है, वो एक्चुअली फाइंड आउट करना है। और एम का वैल्यू कितना है 3.3 इंटू 10⁻⁶। जेड का वैल्यू कितना है π/32 इंटू डी क्यूब। देखिए यहाँ पे सिग्मा बी का वैल्यू आपका आएगा 3.3 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय π/32 π/32। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 33.61 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय डी क्यूब। 33.61 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय ये आपका डी क्यूब यहाँ पे वैसे का वैसा। एकदम सिंपल प्रोसीजर है, सिंपली। देन मैक्सिमम स्ट्रेस, थर्ड आपका स्ट्रेस सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है 40। डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू 12.73 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय डी का स्क्वायर प्लस बेंडिंग स्ट्रेस 33.61 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय डी का क्यूब। तो देखिए यहाँ पे डायमीटर का आंसर, देखिए यहाँ पे सिंपली कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे शिफ्ट सॉल्व का यूज़ करता हूँ 40 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे आपको सॉल्व करने में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, डिफ़िकल्टी आ रही है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैलकुलेटर में डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं तो आप इसका बेस सेम करके भी सॉल्व कर सकते हो नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज़ करके। तो 40 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करता हूँ 12.73 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय डी स्क्वायर, तो अल्फ़ा ए उसका स्क्वायर, देन प्लस 33.61 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय अल्फ़ा ए उसका क्यूब। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है शिफ्ट सॉल्व एकदम सिंपल है, कैल्शियम आप इजी सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर आ रहा है 95.48। देखिए यहाँ पे आपका कैल्शियम में आंसर आ रहा है 95.48। तो 95.48 मतलब अप्रोक्सीमेटली 96 mm। तो यहाँ पे आपका डायमीटर का वैल्यू कितना आया 96 mm। तो आपका डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आपका डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, मतलब डिज़ाइन है सी क्लैम्प। डायमीटर कितना है यहाँ पे 96 mm। देखिए यहाँ पे आपका सर्कुलर सेक्शन था। तो यहाँ पे उन्होंने आगे बोला है हमें डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस भी फाइंड आउट करो। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा ओ, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन हमारा मिला था 12.73 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय डायमीटर कितना है 96 उसका स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पे 12.73 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 96 उसका स्क्वायर, 96 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 1.38 न्यूटन पर एन स्क्वायर। 1.38 न्यूटन पर एन स्क्वायर हो गया आपका डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू। देन बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा बी, देखिए ऑलरेडी हमारा इक्वेशन हमें मिला था 33.61 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय डायमीटर का क्यूब मतलब 96 उसका क्यूब। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है 33.61 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 96 उसका क्यूब 37.98 न्यूटन पर
mm²। हो गया आपका डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। ऐसी सेम न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 4 to 6 मार्क्स के लिए। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।